नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है हमारे ही देश दिल्ली शहर की। कहानी है श्रद्धा मर्डर केस। आप बहुत ये केस अभी 4-5 महीना पहले बहुत चर्चा में रहा हमारे देश में। लेकिन सभी केसों की तरह धीरे-धीरे इस केस को भी दबा दिया गया, या बोलें इग्नोर कर दिया गया, लोगों के ज़हन से हटा दिया गया ये केस। बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। कहानी है 2018 से स्टार्ट होती है ये कहानी। 2018 में श्रद्धा नौकरी चाकरी के लिए मुंबई आती है, जॉब करने के लिए। उसको मुंबई में ही एक कॉल सेंटर में उसको एक जॉब मिल जाती है। एक आध महीने तक उसकी जॉब अच्छी खासी चलती रहती है, बढ़िया जॉब करती है। उसको मतलब लोग भी, वहाँ के जो स्टाफ थे, सीनियर्स थे, वो लोग भी काफ़ी पसंद करते हैं उसके काम को, बहुत पसंद करते हैं कि नहीं, मेहनती है, पढ़ी लिखी थी। लेकिन तभी अचानक उसकी मुलाकात उसी कॉल सेंटर में काम करने वाले लड़के आफताब से होती है। 2-3 महीने 4 महीने तक उन लोगों के बीच में बातचीत होती है। धीरे धीरे वो लोग क्लोज आते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों, ठीक है, प्यार करने लगते हैं। साल से 5 से 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना बीतता है। तभी श्रद्धा अपने ऑफिस से छुट्टी लेके, 2 से 3 दिन की छुट्टी लेके अपने मम्मी पापा के यहाँ जाती है, माँ बाप के यहाँ जाती है, अपने गांव। और वहाँ पे अपने माँ बाप को बताती है कि ऐसा ऐसा एक लड़का है और मैं इससे प्यार करती हूँ और इसी से शादी करूँगी, और अब हम लोग वहीं पे लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे। उसके माँ बाप विरोध करते हैं। धर्म अलग था, जाति अलग थी, तो उसके माँ बाप भी विरोध करते हैं कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं। लेकिन वो नहीं मानती और अपने माँ बाप से लड़ झगड़ के मुंबई फिर वापस चली आती है और उसके आफताब के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगती है। श्रद्धा की माँ लड़ने झगड़ने के बावजूद भी श्रद्धा की माँ अपने बेटी से ज़्यादा दिनों तक नाराज़ नहीं रहती, और फ़ोन पे उससे उसका हालचाल लेती रहती है। लेकिन पिताजी उसके बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। लेकिन तभी अचानक 2020 में श्रद्धा की माँ की मौत हो जाती है। वो जाती है, अपनी माँ की मौत होने के बाद अपने गांव जाती है, अपने घर जाती है। सारा सब क्रियाक्रम, जो भी कार्यक्रम था, वो सब निपटाती है और निपटा के अपने पिताजी से लड़ झगड़ के फिर वापस चली आती है दिल्ली में, मुंबई में। उसके बाद उसके पिताजी पहले से ही नाराज़ थे। फिर दोबारा लड़ाई झगड़ा उसके पिताजी के साथ उसकी होती है, तो वो और नाराज़ हो जाते हैं और उससे बातचीत करना बंद कर देते हैं। रिश्तेदार भी उससे बातचीत करना बंद कर देते हैं श्रद्धा के। तभी अचानक आफताब बोलता है कि मुझे प्रमोशन मिल रहा है, मैं दिल्ली जाऊंगा। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा को भी अपने साथ ही दिल्ली ले जाता है और दिल्ली में ही वो लोग जाके शिफ्ट हो जाते हैं। दिल्ली में ही एक शहर है छतरपुर, जहाँ पे उनको एक घर मिल जाता है किराए पे, और वो लोग वहीं रहने लगते हैं दोनों एक साथ। लेकिन फिर भी उसके पिताजी उससे चाहे जितना भी नाराज़ थे, लेकिन उसके पिताजी उसके सोशल मीडिया से और उसकी व्हाट्सअप से के एक्टिविटी से ही पहचान लेते थे कि हाँ बिटिया ठीक है। और बात नहीं करते थे, लेकिन उसकी जो सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ थी, वो फ़ोटोज़ डालती थी, डीपी लगाती थी, अपने व्यूज़ डालती थी सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सअप पे स्टेटस लगाती थी। तो इन सब चीज़ों से पता चल जाता था कि हाँ उसकी बच्ची सही है। लेकिन तभी अचानक 18 मई को श्रद्धा और आफताब में झगड़ा होता है। झगड़ा होता है क्योंकि श्रद्धा बोलती है कि अब काफ़ी दिन हो गए, 3 से 4 साल हो गए हैं हम लोगों को रिलेशनशिप में रहते हुए, अब हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। आफताब मना करता है। तब इसी बात को लेके उन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। पहले भी हो चुका था, लेकिन आफताब उसको मना लेता था, सॉरी बोल के मना लेता था, अपनी गलती मान लेता था। उसके माँ बाप जब जब उसकी माँ ज़िंदा थी, तो उसने ये बात अपनी माँ से भी शेयर किया कि आफताब मुझ पे कभी कभी हाथ उठाता है। तो माँ ने उसको बोला भी कि बेटा छोड़ छाड़ के आ जा, लेकिन वो बोलती है कि नहीं, उसने अपनी गलती मान ली है। लेकिन 18 मई 2022 को
फिर से इसी बात पे लेके झगड़ा होता है कि शादी को लेके ही। तभी 18 मई को क्या हुआ उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। 18 मई से आगे चलते हैं कि धीरे धीरे 18 मई के बाद धीरे धीरे श्रद्धा का सोशल एक्टिविटीज़ में, मतलब सोशल एक्टिविटीज़ जो भी थी वो अचानक पूरी ख़त्म हो जाती हैं। ना वो कोई स्टेटस लगा रही है, ना कोई उसकी जो दोस्त यार थे उससे जो बातचीत करते थे उसके वो फ़ोन भी नहीं उठा रही है। कभी कदार आफताब उठाता है तो वो बहाना बना देता है कि कभी कि श्रद्धा वो मोबाइल छोड़ के यहाँ गई है, अपने दोस्त के यहाँ गई है या कुछ और काम कर रही है। लेकिन श्रद्धा से बात नहीं होती थी। व्हाट्सएप पे आफताब श्रद्धा बन के ही उससे बातचीत, व्हाट्सएप उसी के मोबाइल से नंबर से व्हाट्सएप पे अपने उसी के दोस्तों से बातचीत कर लेता था ताकि लगता था कि श्रद्धा जिंदा है। लेकिन 18 मई के बाद ही श्रद्धा की सारी जो एक्टिविटीज़ थी वो अचानक बंद हो गई थी। सितंबर का महीना आता है। सितंबर के महीने में उसके एक दोस्त को, श्रद्धा के ही एक दोस्त को कुछ शक होता है। तो श्रद्धा के भाई को फ़ोन करता है और बोलता है कि श्रद्धा से ना हमारी कोई बातचीत हो पाती है और ना ही उसकी सोशल एक्टिविटीज़ कुछ दिखाई दे रही हैं हमको। मुझे कुछ डाउट है, श्रद्धा से बात हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, मेरी कोई भी बात नहीं हो पा रही है डायरेक्टली श्रद्धा से। उसके भाई को भी उसकी दोस्त के बात का पे थोड़ा सा सोचता है वो कि ऐसा तो सही सही में ऐसा कुछ भी नहीं है। सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं श्रद्धा की वो भी ख़त्म बंद हो गई हैं अचानक। तो वो दोनों दिल्ली के ही एक पुलिस स्टेशन में, छतरपुर के ही पुलिस स्टेशन के पास में जाके वो लोग रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। पुलिस वाले शुरुआत में तो थोड़ा इग्नोर करते हैं, लेकिन परिवार वालों के दबाव में आके, उसके दोस्तों यारों के दबाव में आके पुलिस लोग जांच पड़ताल करना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे जांच पड़ताल करते ही आफताब के बारे में पुलिस को पता चलता है। आफताब के पास जाते हैं वो लोग, आफताब से पूछताछ करते हैं कि आपके साथ श्रद्धा रहती थी, कहाँ गई। तो आफताब बहाना बनाता है कि श्रद्धा की मेरे से बहुत पहले ही लड़ाई झगड़ा हो गया और वो मुझे छोड़ के जा चुकी है कहीं पे, मुझे भी नहीं पता है कि वो कहाँ गई है। 10-15 दिन 20 दिन बीत जाते हैं पुलिस की जांच होते हुए, लेकिन कोई भी निर्णय नहीं निकलता है। तो पुलिस फिर से आफताब की तरफ रुख करती है और इस बार उसको अपने पुलिस स्टेशन लेके आती है और अच्छे से खातिरदारी करती है कि पूछती है जब, तो तब आफताब अपनी एक कहानी सुनाता है। कहानी ये थी कि 18 मई को दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है शादी की बात को लेके। आफताब को गुस्सा आता है। आफताब अपनी मुंह जवानी खुद बता रहा था ये चीज़ें कि आफताब को गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद वो श्रद्धा का गला पकड़ता है और श्रद्धा का गला तब तक दबाता है जब तक कि उसकी सांसें नहीं टूट जाती हैं। मतलब कि 18 मई को ही उसने श्रद्धा को मार चुका था। जब वो कहानी सुनती है तो पुलिस जब ये कहानी सुनती है तो वो पूछती है कि लाश कहाँ है। तो तब वो पूरी कहानी ये बताता है कि लाश मैंने फेंक दी है। तो वो पुलिस फिर पूछती है कि कैसे, क्या किया। तो तब वो बताता है कि मर्डर होने, जब मैंने उसको मारा तो मेरा मारने का मकसद नहीं था उसको, लेकिन गुस्से में आके मुझे उसको मारना पड़ा। अचानक मैंने उसको मारा गुस्से में, और जब मुझे होश आया तो मैं डर गया कि हाँ मैंने ये चीज़ गलत कर दिया है, अब ये चीज़ पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी, मुझे सज़ा होगी। तो वो बताता है कि इसी डर के मारे वो अगले दिन श्रद्धा की बॉडी के साथ ही रहता है पूरी रात, और अगले दिन वो बाहर जाता है, दुकान से एक फ्रिज लेता है, एक आरी लेता है, एक पिट्ठू बैग लेता है और घर पे आता है। घर आने के बाद वो अपना श्रद्धा की बॉडी उठाता है और बाथरूम में ले जाता है। बाथरूम में ले जाने के बाद वो उसी आरी से, जो वो आरी खरीद के लाया था, उसी आरी से उसके बॉडी के टुकड़े करना शुरू करता है। बताते हैं दोस्तों कि एक दिन में वो पूरी बॉडी नहीं काट पाता था, तो वो थोड़े थोड़े टुकड़े काटता था और जितने टुकड़े काटता था उसको एक पॉलीथीन में कर करके फ्रिज में डालता था, फ्रीजर में, और बाकी की बॉडी किसी तरीके से फ्रिज के अंदर धकेल के बंद कर देता था फ्रिज। उसी में वो अपना पीने का पानी रखता था, उसी में वो खाने पीने का सामान रखता था, खाता था, पीता था, दोपहर में सोता था। और रात के 2 बजे उसने एक समय निकाला था कि रात के 2 बजे वो जो कटी हुई बॉडी हुआ करती थी वो थैलियों में जो वो भर के रखता था,
वो थैली निकालता था, पिट्ठू बैग में डालता था और रात के 2 बजे जाता था और जंगलों में, अपने ही आसपास के क्षेत्र के जंगलों में फेंक के चला आता था। अगले दिन फिर से वही करता था कि बॉडी निकालता था, बाथरूम में लेके जाता था, जितनी काट पाता था काट के फ्रिज में रखता था और बाकी की बॉडी फ्रिज में किसी तरीके से धकेल के रख देता था। फिर अगले दिन रात में उठता था 2 बजे, फिर बाहर निकलता था, पिट्ठू बैग में जो बॉडी कटी रहती थी वो सारा सब लेके बाहर निकलता था और जंगलों में ले जाके फेंक देता था। बताते हैं दोस्तों कि 18 दिनों तक उसने ये काम किया और 5 जून को उसने आखिरी बॉडी के जो कुछ हिस्से बचे हुए थे, 5 जून को आखिरी हिस्से उसने जंगलों में फेंके। कभी किसी जंगल में, कभी नाले में, कभी जंगल में, ऐसे करते करते उसने 18 दिनों तक श्रद्धा के शरीर के टुकड़े किए। श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए रात के 2 बजे निकलता था, बाहर जाता था, जंगलों में फेंकता था, नालों में फेंकता था। जब दोस्तों ये कहानी जब हमारे देश में मीडिया के थ्रू जब उछाली गई तो तब पुलिस की कामचोरी ये हुई, ये पता चली पुलिस की कामचोरी कि रात के 2 बजे एक लड़का निकलता है, पीसीआर भी घूमती है पुलिस की, आसपास के पुलिस स्टेशन भी होते हैं, लेकिन कभी भी किसी की भी पुलिस वाले ने ये जानने की कोशिश नहीं करी, उसको पकड़ के पूछताछ नहीं करी कि आप रात के 2 बजे कहाँ घूम रहे हैं। ये हमारे दोस्तों दिल्ली की पुलिस की का रवैया था और आज भी यही रवैया है। तो ये कहानी थी दोस्तों आज की, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। उस समय उसके माँ बाप में क्या बीती, वो माँ तो थी नहीं, बाप में, भाई में, रिश्तेदारों में क्या बीती होगी। और आफताब में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि उसने पूरा शरीर काट के टुकड़े टुकड़े करके उसको, उसके टुकड़े फेंके 18 दिनों तक उस लड़की के, जिस लड़की को उससे वो प्रेम करता था, प्यार करता था, जिन्होंने जीवन भर रहने की कस्में खाई थी एक दूसरे से। वो ऐसा कैसे कर सकता है। आज भी दोस्तों केस चल रहा है कोर्ट में, पुलिस स्टेशन पे आफताब बंद है, जेल में केस चल रहा है कोर्ट में, केस का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। आप लोग भी जान रहे होंगे कि नार्को टेस्ट हुए, एक से एक टेस्ट हुए, सारी सब सच्चाई बाहर आ गई, लेकिन हमारे न्याय जो है, हमारा जो कोर्ट, हमारे देश का जो न्याय होता है वो होता ही लेट है दोस्तों। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि दोस्तों ऐसे इंसान को कैसी सज़ा देनी चाहिए जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया, उसके 18 दिनों तक टुकड़े करता रहा शरीर के और फेंकता रहा उसके टुकड़ों को जंगलों में, नालों में। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ दोस्तों कि ऐसे इंसान को कैसी सज़ा देनी चाहिए। क्या उसको उम्र कैद देनी चाहिए, कि उसको मौत की सज़ा देनी चाहिए, कैसी सज़ा देनी चाहिए और कितनी जल्दी देनी चाहिए। क्योंकि आज ये कहानी, मतलब घटना हुए 7 से 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी कोर्ट ने कोई फ़ैसला नहीं सुनाया है। और अभी ये लोअर कोर्ट पे केस चल रहा है दोस्तों। लोअर कोर्ट जब कोई फ़ैसला सुनाएगा तो फिर आगे की कोर्ट पे वो याचिका दाखिल करेगा आफताब अपनी, फिर उसके आगे कोर्ट पे, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा। तो अभी देखो दोस्तों कब इस लड़की को न्याय मिलता है। और यही चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कितनी जल्दी न्याय मिलना चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों का वो न्याय कितनी जल्दी मिलना चाहिए और ऐसे अपराधियों के साथ क्या सलूक होना चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।